हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे और अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे और बाहर नहीं जा रहे होंगे। तो आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ, जैसे कि मेंस के मैं डेली वीडियो लेके आती हूँ, आज उससे थोड़ा अलग लेके आई हूँ। मैं नॉर्मली आपको इतिहास, भूगोल, एथिक्स, अर्थशास्त्र इनके लेके आती हूँ, लेकिन आज मैं आपको मध्य प्रदेश के लेके आई हूँ क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश के नोट्स बनाना स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो उसी में से ही मैं लेके आई हूँ कुछ प्रश्न आपके लिए। इसमें मैं आपको सिलेबस और टॉपिक वाइज स्टार्ट की हूँ। जैसे कि मैं अभी मध्य प्रदेश का इतिहास लिया है मैंने, और अभी मैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास से ही लिया है मैंने, पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के जितने भी वंश हैं, मध्य प्रदेश की जितनी भी रियासतें हैं, तो इस प्रकार से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। वो जल्दी ही आपको मिल जाएंगे, 3 से 5 तारीख तक ये आपको मिल जाएंगे और ये आपको हार्ड कॉपी में उपलब्ध होंगे। आप जहाँ रहते हैं वहाँ ये कुरियर या डाक द्वारा आप तक पहुँच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं एक मैराथन वीडियो लाने की सोच रही हूँ, जिसमें मैं करीब 1 घंटे का वीडियो लेके आऊँगी। और एक घंटे का मैं सोच रही हूँ कि मैं सैटरडे या संडे में कोई एक दिन डिसाइड कर लूँ, और उस दिन आपका जितना भी 3 मार्कर है, 3 मार्कर का करीब 100 3 मार्कर, जैसे कि हमने इतिहास ले लिया, 100 3 मार्कर हमने ज्योग्राफी ले लिया। तो ऐसा मेरा सोचना है कि मैं ऐसे ले आऊँ, तो ताकि आपका वो जितना भी 3 मार्कर है वो कंप्लीट होता चला जाए। तो इसके लिए आप भी मेरा थोड़ा सा सहयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा जो वीडियोस ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरी भी मेहनत सफल होगी कि ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपके मेंस दे रहे हों, या 2020 का मेंस दें या 2021 का मेंस दें, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न पुरापाषाण कालीन मध्य प्रदेश के स्थल के उपकरण कौन कौन से हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहीं से मैंने अपना मध्य प्रदेश का जो स्टार्ट कर रही हूँ वो स्टार्ट किया है। इस प्रकार से मैंने किया है। मैंने विद डायग्राम मैप के द्वारा ही हर क्वेश्चंस को लिखा है, ताकि आप वहाँ पे एग्ज़ाम में आपका आए तो आप छोटा सा मैप बना दें। तो आप अगर तो कुछ लाइनें ऐड भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो मैप है वो आपको बहुत अच्छा, मैप के कारण आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो पाषाण काल होता है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है निम्न पाषाण युग या पुरा पाषाण युग, दूसरा होता है मध्य पाषाण युग और तीसरा होता है नव पाषाण युग। तो ये 3 प्रकार के पाषाण युग होते हैं। हमको मध्य प्रदेश में इन तीनों के ही बारे में पढ़ना है। अभी हम निम्न पुरा पाषाण पढ़ रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन पुरा पाषाण युग पढ़ेंगे, इसके बाद हम नव पाषाण युग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम पाषाण युग का जो चैप्टर है मध्य प्रदेश से संबंधित वो कंप्लीट करेंगे। फिर हम मध्य प्रदेश में वेद, मध्य प्रदेश में जितने भी वंश हैं, जैसे कि छोटे छोटे वंश हैं, शुंग वंश है, मौर्य वंश है, शक वंश है, सल्तनत दिल्ली की, और सिंधिया वंश, होलकर वंश, ये मध्य प्रदेश के जितने भी हैं ये मैं अपने नोट्स में बना रही हूँ और आप लोगों के लिए भी लेके आऊँगी। मेरे नोट्स जो है ये 3 से 4 तारीख को, ये थोड़ा ज़्यादा सा होगा तो 5 मई तक तैयार हो जाएंगे। इसकी प्राइस 1000 रहेगी, जिसमें आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और कला संस्कृति रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिखना है, तो हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्न पुरापाषाण काल को लिखेंगे। तो इस युग में मनुष्य नदियों के किनारे रहता था या पर्वत कंदराओं में रहता था। मतलब या तो मनुष्य नदियों के किनारे रहता था या पर्वतों में कंदरा बना के रहता था, मतलब पर्वतों में गुफा बना के रहता था। इस काल के विशेष औजार मिले हैं जिसे बैट अथवा लकड़ी के बैट के साथ उपयोग में लाया जाता था। इस काल के जो औजार मिले हैं वो ऐसे मिले हैं कि हम लकड़ी के साथ इनको यूज़ कर, जैसे कि उदाहरण है हस्त कुठार, हमने उदाहरण लिख दिया हस्त कुठार। इसके अलावा क्या क्या मिला है? इसके अलावा खुरचनी मिला है, मुष्टि कुठा मिला है, बेहुल मिला है, क्रोड़ मिला है, ये भी इसी काल के औजार हैं।
अमरकंटक से लेके होशंगाबाद तक नर्मदा के किनारे पुरापाषाण युग के अनेक अवशेष मिले हैं। कहाँ से? अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद तक नर्मदा के किनारे पुरापाषाण युग के अनेक अवशेष मिले हैं। पुरापाषाण काल के अवशेष चंबल, कुंडाला, पार्वती, बीना, बेतवा, नर्मदा, सोन नदियों तथा सीधी, शहडोल, सागर, जबलपुर, छतरपुर, रीवा, सिवनी, पन्ना और धार जिलों में मिले हैं। तो यहाँ से हमें हमने इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमने लिखा कि पुरापाषाण कहाँ पे है, क्या होता है पुरापाषाण और क्या क्या हम अनुमान लगा सकते हैं पुरापाषाण काल से। फिर हम लिखेंगे कि जो पुरापाषाणकालीन स्थल है वो कौन कौन से हैं और कहाँ से मिले हैं हमको पुरापाषाणकालीन जो औजार मिले हैं मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं, तो हम वो लिख लेंगे। जैसे कि हमें मध्य प्रदेश में यहाँ मिले हैं, चंबल से मिले हैं, तो हमारा ये वाला क्षेत्र पर हम मैप में कुछ भी गोला बना के या ऐसे ट्राइंगल बना के शो कर देंगे। पार्वती, बीना, बेतवा नदी और सोन नदियाँ ये जहाँ जहाँ बहती हैं वहाँ हम थोड़ा सा साइन बना देंगे। इसके बाद सीधी, शहडोल, सागर, तो सीधी शहडोल का ये वाला पार्ट जो है इसमें हम कुछ बना देंगे निशान। और फिर हमारा है पन्ना, धार, पन्ना में बना देंगे हम। इसके बाद धार जिले में बना देंगे, जबलपुर में बना देंगे। तो इस प्रकार से हम पार्ट बना देंगे। होशंगाबाद बना देंगे, ये जैसे कि मैंने आदमगढ़ लिखा है। तो जहाँ से हमें ये निम्न पुरापाषाणकालीन मध्य प्रदेश के स्थल हैं तो उस मैप में हम उसको मेंशन कर देंगे। मैप में मेंशन से ये होगा कि अगर हमारा आंसर थोड़ा सा 19-20 होता है, हम आंसर कम भी लिखते हैं और हम मैप बना देते हैं तो हमारा आंसर बहुत सुंदर लगने लगता है। देखिए आंसर कितना अच्छा लग रहा है, हमने एक पेज में लिख भी दिया। ये 5 या 6 नंबर में आएगा और आपको इस तरीके से बना देना है। तो इस प्रकार से आज हमने किया निम्न पुरापाषाणकालीन मध्य प्रदेश के स्थल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हम मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति सहरिया को समझाओ। तो ये पेपर हमारा फर्स्ट का है, पेपर फर्स्ट के पार्ट 2 का है 2019 के अकॉर्डिंग, और 2020 में देखा जाए तो ये पेपर सेकंड का है। तो दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमको मैप के द्वारा बताया है। मैंने देखो ये कहाँ कहाँ पे सहरिया पाई जाती है, तो मैंने ये पूरा मैप के द्वारा शो किया है। तो आपको भी ऐसे ही मैप के द्वारा शो करना है। कोई भी जनजाति आपसे पूछ ली जाए तो आपको मैप में बता देना है। जैसे कि मध्य प्रदेश की विषय, ये भी मेरे नोट्स का है, ये सभी मेरे नोट्स के हैं जो मध्य प्रदेश के ही बन रहे हैं, जो मैं तैयार कर रही हूँ। लगभग 150 से 200 पेज मैंने बना लिया है, लेकिन मैं ये बना रही हूँ 1000 पेज का। 1000 पेज में आपका मध्य प्रदेश के सभी पेपर सम्मिलित हो जाएंगे जो मध्य प्रदेश से, जैसे कि आपका कला संस्कृति भी हो जाएगा कि मांडू के बारे में लिखो, मांडू के महलों को कितने भागों में बांटा गया है, इस प्रकार से जगनिक का मध्य प्रदेश के साहित्य में क्या योगदान रहा, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं और हमसे बनते नहीं हैं। इसलिए मैं ये लेके आई हूँ अलग से मध्य प्रदेश के लिए, अलग अलग गूगल करके या अलग अलग बुक से मैं ये लिख रही हूँ, क्योंकि बहुत अपने यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसी बुक नहीं है कोई जो पूरा पर्टिकुलर मध्य प्रदेश को कवर करे और मध्य प्रदेश का अच्छे से आंसर फ्रेम कर सकें हम। तो गूगल वगैरह से करके मैं एक डाटा निकाली हूँ और उससे मैं ये आंसर फ्रेमिंग कर रही हूँ। तो मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से एक है। यह कोलेरियन समूह की एक शाखा है। अब हम इसका विस्तार क्षेत्र देख रहे हैं। तो विस्तार क्षेत्र देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र, ये तो ये चंबल का क्षेत्र आ गया, ये मालवा का क्षेत्र आ गया है और ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र। तो ये पूरे क्षेत्र में ही सहरिया पाई जाती है। लेकिन जो ग्वालियर संभाग है, भिंड, अशोकनगर, मुरैना, गुना, सहरिया जो जनजाति है यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। तो चंबल संभाग में इसका मुख्यतः ये रहने वाली है। तो ये हमने मैप में इन जगहों को लोकेट कर लिया है और इन जगहों को बना दिया है। केवल हमारा आंसर ये मैप से ही सुंदर लगेगा। हम लिखें भले ही 2 चीज़ कम लिखें, लेकिन हमने ये मैप बना दिया तो हमारा आंसर जो है अच्छा लगने लग जाएगा। तो पारसी भाषा में शहर का अर्थ होता है जंगल, अथवा जंगल में रहने के कारण इन्हें सहरिया कहते हैं। सहरिया मतलब होता है, सह मतलब होता है साथिया और हरिया बोलते हैं शेर। तो शेर के साथी, सहरिया का मतलब हो जाता है शेर के साथी। एक और मतलब अगर हम निकालें तो इसका होता है जंगल में रहने वाले। तो इस प्रकार से सहरिया के 2 मतलब होते हैं, एक तो जंगल में रहने वाला, दूसरा शेर का साथी। तो इस प्रकार से हमने सहरिया का, अब हम लिखने वाले हैं इसका शारीरिक विन्यास कैसा होता है। सहरिया जो जाति के लोग हैं वो किस प्रकार के रहते हैं। तो इनका जो आकार है मध्यम कद के होते हैं, इनका रंग सांवला होता है,
स्वच्छता पे ये लोग ध्यान नहीं देते, मद्यपान अधिक करते हैं और शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं। क्या लिखेंगे हम शारीरिक विन्यास में? मध्यम कद के होते हैं, रंग सांवला होता है, स्वच्छता पर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, मद्यपान अधिक करते हैं, शारीरिक रूप से निर्बल होते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा। नोट्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी पूछना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम सहरिया जनजाति का पढ़ रहे हैं पारिवारिक संगठन। तो क्या पढ़ेंगे? इनकी जो पारिवारिक इकाई है वो कुटुंब कहलाती है। पितृसत्तात्मक होता है, मतलब इनका मुखिया पिता होता है और ये वंशानुगत चलता है। मुखिया पटेल भी कहते हैं। मकान पर इनकी लंबी छत होती है और एक दूसरे से सटे हुए मकान होते हैं। मकान के बीच एक सामुदायिक भवन होता है जो बंगला कहलाता है। तो हमने ऊपर इनकी क्या पढ़ी? इनकी स्थिति पढ़ी, इनकी शारीरिक स्ट्रक्चर विन्यास पढ़ा, फिर हमने इनका पारिवारिक संगठन पढ़ा। अब ये लोग क्या पहनते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। वेशभूषा में राजस्थानी संस्कृति दिखाई देती है क्योंकि राजस्थान से ये जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि यह हमारा मैप है, ये मैप है और ये हमारा सपोज करो ये सहरिया जनजाति, तो यहाँ पे ही जस्ट हमारा नेबरिंग जो स्टेट है वो है राजस्थान। तो राजस्थान से सटे हुए होने के कारण इनका जो वेशभूषा है वो थोड़ी सी वैसी ही दिखती है, राजस्थानी। पुरुष धोती पहनते हैं, रंगीन कमीज पहनते हैं, साफा बांधते हैं। महिलाएं लहंगा, घाघरा, लुंगड़ा और पेटिया सलूका, दोनों आभूषण प्रिय इनके ये आभूषण होते हैं, पेटिया सलूका ये पहनते हैं। इनके जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है ये कृषि है, मजदूरी, कृषि मजदूरी करते हैं। वनोपज संग्रह, मतलब वनों से उपज संग्रह करते हैं। जड़ी बूटियों की ये लोग अच्छी समझ रखते हैं। हिंदू धर्म से ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं और हिंदू धर्म के सभी त्यौहार ये मनाते हैं, जैसे कि दशहरा, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि। भूत प्रेत, जादू टोटकों में ये विश्वास रखते हैं। समस्याएं क्या हैं? अत्यंत निर्धन, पिछड़े और ऋणग्रस्त होते हैं। वहीं दूसरी ओर शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इसका प्रमुख कारण है आलस, मतलब ये आलस से ज़्यादा करते हैं। लापरवाह होते हैं स्वास्थ्य के प्रति और 6 रोग इनमें सर्वाधिक होता है। तो इस प्रकार से हमने ये मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति के बारे में लिखा। हमको मध्य प्रदेश की हर जनजाति को ऐसे ही कवर करना है, उनके इंट्रो देना है, उनका विस्तार क्षेत्र के लिए एक डायग्राम बना देना है एमपी का, फिर शारीरिक विन्यास, पारिवारिक संगठन, वेशभूषा, समस्याएं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में आ सकता, हो सकता है ऐसा आ जाए कि मध्य प्रदेश की विभिन्न पिछड़ी जनजातियों को समझाओ, तो हमको सभी जनजातियों के बारे में इसी प्रकार से लिखना है। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के नोट्स की प्राइस दी गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप एमपी के नोट्स लेना चाहते तो मैं ऊपर बता चुकी हूँ, इसकी रेट 1000 है एमपी के पूरे सब्जेक्ट की। इसकी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी और ये आपके घर तक कुरियर हो जाएगा। आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो भी इसका प्राइस 1000 ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।